हेलो दोस्तों, स्वागत है अमित डिफेंस इन्फो में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस की सिलेबस में टॉपिक है भारत का इतिहास। ठीक है, तो इसको आज हम कवर करेंगे। अगर दोस्तों आप बता रहे हैं, अगर इस पूरे वीडियो में आप बनेंगे तो हम बता रहे हैं भारत का इतिहास, प्राचीन भारत आप लोगों का संपूर्ण खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को बता दे रहे हैं कि अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना हो तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा ताकि आप लोगों को आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलेबस। ठीक है, आज का टॉपिक। तो सबसे पहले देखिए प्राचीन भारत का इतिहास में जो टॉपिक है प्राचीन भारत, उसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, अगर देखो, अगर आप इस टॉपिक पर बने रहें, पूरा वीडियो देखना। ठीक है, और एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, प्यारा सा कमेंट बता दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कोई दिक्कत कुछ कमी होगी तो बता देना। और मैं खुद बता रहा हूँ कि इसी टॉपिक को पढ़कर मेरा दोस्त SSGD में सिलेक्शन लिया था, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं अच्छे से एकदम, और सब पढ़ते जाइएगा। ठीक है, इसका जो देखिए विस्तार अवधि था, विस्तार अवधि कितना था, 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व था। ठीक है, इसका जो विस्तार अवधि था वो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व था, कितु का, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, इसके बाद आता है देखिए सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, इनका खोज के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता खोज है दयाराम साहनी के लिए ना, राय बहादुर दयाराम साहनी पूरा नाम है। स्थित कहाँ रही, सिंधु घाटी नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित रहा, नदी के किनारे स्थित रहा, ये उदय सिंधु घाटी सभ्यता नाम। ठीक है, आप देखिए सभ्यता, सभ्यता कैसे रहा, नगरीय सभ्यता। कैसे रहा सभ्यता, नगरीय सभ्यता। ठीक है, और निवासी कैसा रहना, द्रविड़ व भूमय सागरीय। ठीक है, और घर कैसा रहना, ग्रीड मतलब ईटा का रहा। ठीक है, और यहाँ का मिठाई कैसा रहा, शहद रहा, कारण शहद रहा। और समाज कैसा रहा, मात्र सत्यामक समाज। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता, मान लीजिए बीच पॉइंट पे सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, अब इसके चारों ओर कौन कौन सा मतलब क्या स्थित है उसको दर्शाया गया है। इस फिगर के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, इसलिए मैंने इसको अच्छे एक्सप्लेन किया। ठीक है, देखो आपको यूट्यूब में ऐसा BSF का कोई सिलेबस नहीं मिलेगा। ठीक है, कि जिसमें आपको इतना डिटेल में बताया जाए, नहीं बताया जाता, कोई बताता ही नहीं है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, बैच में मंगे बैच में बनाते हैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ उत्तर में क्या है। देखिए बीच में मान लीजिए आपका क्या है, देखिए गुजरात, पंजाब, सिंध, जम्मू कश्मीर, मांडा, ये उत्तर में स्थित है। कहाँ उत्तर में। दक्षिण में देखा दैमाबाद कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है, प्रवरा नदी कहाँ, नर्मदा नदी किनारे। ठीक है, नर्मदा नदी किनारे है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद आते हैं पूर्व में क्या है, आलमगिरी। क्या है, आलमगीर ना, कहाँ, मेरठ में। ठीक है, ये कहाँ में, हिडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हिडन नदी के किनारे स्थित है आलमगिरी। ठीक है, इसके बाद आता है पश्चिम में क्या है, पश्चिम में बुलुचिस्तान, ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। सुतकांगेडोर। ठीक है, एकदम याद कर लेना, रट ला लोगों। ठीक है, यही मेरे क्वेश्चन परीक्षा में। ठीक है, इसके बाद आते हैं जानेंगे। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, अच्छे से समझ लेंगे।
चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो PNG तुम्हें को मिलेगा। ये टेलीग्राम मेरे ज्वाइन कर लो, अमित डिफेंस इन्फो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर, मकान कैसा था, ईटा का था, बने थे पक्के ईटों का ना, और नलियाँ भी बनी थी, वहाँ की नलियाँ सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, कृषि कारण गेहूँ, जौ, कपास, चावल, खजूर, तरबूज। ठीक है, यही सब यहाँ की क्या मुख्य फसल थी। बर्तन क्या थी, लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। हथियार औजार, शिकार करना इनका मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, जुआ खेलना, नाचना, गाना बजाना। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का वैदिक काल। वैदिक काल को दो भाग में बांटा, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो पहला टॉपिक है, समाज कैसा था। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, समाज कैसा था, रहन सहन, समाज का रहन सहन। समाज की व्यवस्था का प्रमुख आधार कर्म था। प्रमुख आधार क्या था, कर्म था। प्रमुख आधार क्या था, कर्म था। समाज में जाति प्रथा का आधार जन्म हो गया। जाति प्रथा का जन्म, ठीक है, जन्म हो गया इसमें उत्तर वैदिक काल में। अब ऋग्वैदिक काल में दास व्यवस्था प्रचलित थी। दास व्यवस्था क्या थी, प्रचलित थी। और इसमें क्या था उत्तर वैदिक काल में, पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना के स्थिति, स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं रह गई थी। ठीक है, इसमें स्थितियों की अच्छी नहीं रह गई थी स्त्रियाँ। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, देखा, समाज मातृ सत्तात्मक था। और एक वैदिक काल में समाज कैसा था, किंतु स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। ठीक है, पितृसत्तात्मक था, किंतु स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। ठीक है, इसके बाद आता है, इसमें बाल विवाह के साक्ष्य मिलते हैं। बाल विवाह के क्या होते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। किसमें, उत्तर वैदिक काल में। इसमें बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह भी होते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में विवाह, ठीक है, बाल विवाह होते थे, प्रचलन नहीं था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में यहाँ विवाह में गोत्र व्यवस्था को मान्यता मिलता। ठीक है, मान्यता मिली। विवाह में गोत्र व्यवस्था को मान्यता मिली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था क्या था, पशुपालना मुख्य व्यवसाय था। पशुपालना क्या था, मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, पशुपालन क्या था, मुख्य व्यवसाय था। पशुपालन के साथ कृषि भी जीवन यापन का मुख्य आधार बना। ठीक है, पशुपालन के साथ कृषि भी जीवन यापन का मुख्य आधार बना। ठीक है, वाणिज्य व्यापार भी प्रचलित था। वाणिज्य व्यापार भी क्या था, प्रचलित था। वस्तु विनिमय का प्रचलन था, किंतु निष्क एवं शतमान मुद्राओं के रूप में सामने आए। ठीक है, वस्तु का विनिमय का प्रचलन था, किंतु निष्क एवं शतमान मुद्राओं के रूप में सामने आए। ठीक है, सामने आए थे। मौद्रिक विनिमय का कोई
साक्ष्य नहीं मिलता, मौद्रिक विनिमय का कोई साक्ष्य नहीं मिलता गया, विनिमय का साधन थी, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है, विनिमय का साधन ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, वाणिज्य के बाद होता है, इसके बाद वाणिज्य व्यवसाय में तेजी आई। वाणिज्य व्यवसाय में क्या आई? तेजी आई। ठीक है, इसमें है निष्क की चर्चा मिलती है। निष्क की क्या है? चर्चा मिलती है, जो संभवतः स्वर्ण मुद्रा थी। निष्क की चर्चा मिलती थी, जो स्वर्ण मुद्रा थी। ठीक है, किंतु विनिमय में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। विनिमय में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, नगरीकरण की प्रवृत्ति सामने आई। नगरीकरण की प्रवृत्ति क्या आई? सामने आई। नगरीकरण की प्रवृत्ति क्या आई? सामने आई। ठीक है, इसके बाद आइए दोस्तों, आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पर ले चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में प्रशासन कैसे थे? कबीले हुआ करते थे। कबीले प्रशासन का आधार थे। कबीले क्या थे? प्रशासन का आधार थे। ठीक है, कबीले क्या थे? प्रशासन का आधार थे। कुछ कबीले अधिक शक्तिशाली हो गए। ठीक है, कबीले प्रधान राजा या राजन कहा जाता था। ठीक है, कबीले के प्रधान को राजा या राजन कहा जाता था। राजा या राजन की शक्ति में वृद्धि हुई। उत्तर वैदिक काल में राजा और राजन की शक्ति में क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक है, इसके बाद आता है सभा तथा समिति प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, सभा तथा समिति प्रशासनिक इकाई थी। समिति में स्त्रियों को भी दस्यता दी जाती थी। ठीक है, में स्त्रियों को भी दस्यता दी जाती थी। ठीक है, सभा समिति का महत्व घटा। स्त्रियों को समिति की दस्यता से पृथक किया गया। सभा समिति का महत्व घटा। स्त्रियों को समिति की दस्यता से पृथक किया गया। ठीक है, इसके बाद आता है राजा या राजन के पास सलाहकार तथा मंत्रियों के रूप में विद्वजन भी होते थे। जनपद तथा महाजनपद के रूप में कबीले साम्राज्य का रूप ग्रहण किया। विदस्थ तथा जन सैन्य समूह के रूप में सामने आए हैं। ठीक है, राजा विधिवत तथा जन सैन्य समूह के रूप में सामने आए हैं। ठीक है, विदस्थ। नेक्स्ट होता है वैदिक साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य में सबसे पहले आता है वेद। वेद कितने होते हैं? 4। वेद कितने होते हैं? 4। पहला एक प्रश्न बन सकता है, वेद कितने होते हैं? 4। पहला होता है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, इसमें देवताओं की स्तुति है। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी वेद में है, ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में और सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, इसमें 1028 सूक्त हैं और 11
खिल 10 मंडलों में विभाजित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता, ठीक है, पुरुष सूक्त का जिक्र 10वें मंडल में। 10 मंडल होते हैं, 10वें मंडल इम्पॉर्टेंट है, जिक्र आता है पुरुष। चार वर्ड, ठीक है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है, जिसे 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं सामवेद, ठीक है, सामवेद, यह गायन संबंधित वेद है। इनमें शामिल, यह गायन संबंधित वेद है। सामवेद क्या है? इसमें शामिल 75 सूक्तियों को छोड़कर शेष सूक्त ऋग्वेद से लिया गया, ठीक है, शेष सूक्त ऋग्वेद से लिया गया। इसके बाद आता है ऋग्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद यह एक कर्मकांड संबंधित वेद है। यजुर्वेद क्या है? कर्मकांड से संबंधित है। इसमें 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। 2 ही यजुर्वेद हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। पहला शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अर्थवेद पर। अर्थवेद में क्या पता चलता है भाई? अर्थवेद में जादू टोना से संबंधित है अर्थवेद, ठीक है। यह 20 कांडों में विभाजित है तथा इनमें 731 सूक्तियाँ हैं, 731 सूक्तियाँ हैं, ठीक है, ठीक है। अर्थवेद में जादू टोना से संबंधित है, यह 20 कांडों से, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं उपनिषद। उपनिषद कितना है? उपनिषद है भैया 108, ठीक है। अब देखिए, गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाने वाली विद्या का वर्णन जिन ग्रंथों में मिलता है उन्हें उपनिषद की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। इनका कुल संख्या 108 है। इनमें आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन है। आत्मा और ब्रह्मा संबंध में दार्शनिक चिंतन है, ठीक है। उपनिषद में 108 है। कितने हैं? 108। इम्पोर्टेंट चीज़ है 108 क्या है? उपनिषद। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दार्शनिक चिंतन मिलता है, ठीक है, आत्मा और ब्रह्मा के संबंध। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों को सुगमता पूर्वक समझने के लिए किया गया सभी वेदों से जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सभी वेदों से जुड़े क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। सभी वेदों से जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ऋग्वेद में ऐतरेय कौशितकी, सामवेद में पंचवीस, और यजुर्वेद में क्या है? तैत्रीय, ठीक है। यजुर्वेद में क्या है? तैत्रीय। अर्थवेद में क्या? गोपथ है, ठीक है, गोपथ है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। ये तो पूरा समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पे आ गया, चौथे नंबर पे है पुराण। पुराण कितने हैं? कोई पूछेगा पुराण कितने? 18 हैं, ठीक है। पुराण कितने? 18 हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है, ठीक है। आप कहेंगे इनमें से मुख्य मत्स्य, विष्णु, नारद, वामन आदि, ठीक है, यही पुराण है।
4 पुराण इम्पोर्टेंट था, बता दिए मुझे। और 18 पुराण होते हैं। ऐसे कोई पूछेगा तो 18 पुराण बताएंगे, और ऐसे पूछेगा तो 4 पुराण बताएंगे। मत्स्य, विष्णु, नारद, वामन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आता है 5वें नंबर पर रामायण। रामायण के बारे में थोड़ा पढ़ना होगा आप लोगों को। ठीक है, रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यह अयोध्या न शासन में संबंधित है। इन महान ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि जो हुआ भैया रामायण के काम रचयिता हूँ, और अयोध्या के शासन राम से संबंधित है, राम भगवान से संबंधित का पहले ही आ जाता रामायण, राम न। ठीक है, संस्कृत में लिखल गया। ठीक है, वैसे पहले संस्कृत में लिखल गया। ठीक है भाई, अच्छे से समझल कराए के टॉपिक को। ठीक है, नेक्स्ट पे चला जा। चला ठीक है, नेक्स्ट पे चला जाता। अच्छा से एकदम पढ़ा था। ठीक है, अभी हम जितना बताए सबको पूरा अच्छा से रिवीजन करेंगे। ठीक है, 6वें नंबर पे है महाभारत। महाभारत जो है भाई, इसकी रचना महर्षि वेद व्यास, महाभारत का वेद व्यास ने की थी। महाभारत को जय संहिता और सत संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सत संहिता के नाम से भी जाना जाता है महाभारत। ठीक है, इसके बाद आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म भैया समझ जा, बौद्ध धर्म संबंधित है महात्मा बुद्ध से। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय देखला। बौद्ध धर्म संबंधित महात्मा बुद्ध से, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय देखला। इनका जन्म कहाँ बदला, इनके बारे में पूरा डिटेल से। ठीक है, तो आइए सबसे चालू करते हैं इनका जन्म से। ठीक है, इनका जन्म हुआ था भाई, देखो इतना शॉर्ट में हम लिखे हैं, इतना शॉर्ट में कोई नहीं बताता। ठीक है, जन्म 1563 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, जन्म इनकर बल्ला 563 ईसा पूर्व में, एकदम रटला। स्थान कहाँ रहा, कपिल वस्तु। ठीक है, लुम्बिनी। ठीक है, कपिल वस्तु लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी। पिता का नाम का रहा सुधोधन। माता महामाया था। विवाह माता पिता का होगा। अब इसके बाद विवाह इनका कब बल्ला, 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक, ठीक है, राजकुमारी से। ठीक है, यशोधरा नामक राजकुमारी से। पुत्र 28 वर्ष के आयु में इनके पुत्र हो गए, और पुत्र का नाम का रहा 28 वर्ष के आयु में राहुल का जन्म, उनके पुत्र राहुल। ठीक है, सत्य की खोज में निकल गई ना कब, सत्य की 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। घर से निकल गई ना भैया 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, ज्ञान का प्रज्वल 35 वर्ष में बिहार के उर्वेला नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद भैया प्रथम उपदेश ही कहाँ दिले ना, प्रथम उपदेश दिले ना सारनाथ में देना भैया सर्वप्रथम। ठीक है, धर्मचक्र प्रवचन। ठीक है, प्रवचन दे लेना। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन। मृत्यु उनका कब बोला, 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, देहांत कहाँ बोला, कुशीनगर में। ठीक है, ये पूछेला परीक्षा में। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत का अष्टांगिक मार्ग, मध्य मार्ग, 4 आर्य शल्य। ठीक है,
शिक्षा देना, 4 आर्य सल, ठीक है, ये संबंधित है बौद्ध धर्म से, मूल सिद्धांत ये है, ठीक है। शिक्षा 4 आर्य सल दे लेना। अब 4 उनके बारे में थोड़ा देख लो जाए। गौतम बुद्ध जो ना, ठीक है, ये दे लेना 4 शिष्य के। आवाज देखा जाए नेक्स्ट टॉपिक पर, बौद्ध संगतियाँ। बौद्ध संगतियाँ के गए और स्थान अध्यक्षता, ठीक है, अध्यक्षता। सर्वप्रथम प्रथम केरल राजगृह महाकश्यप, महाकश्यप, ठीक है, राजगृह महाकश्यप। द्वितीय में वैशाली सर्वकामिनी, ठीक है, द्वितीय वैशाली सर्वकामिनी। तृतीय पाटलिपुत्र, 30 मोगिलीपुत्र, ठीक है, 30 मोगिलीपुत्र। चतुर्थ कुंडलवन वसुमित्र अश्वघोष, चतुर्थ जन्म, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं, जैन धर्म किससे संबंधित है, ठीक है। आते हैं जैन धर्म देखते हैं। बौद्ध धर्म हो गया, इसके बाद आते हैं जैन धर्म। जैन धर्म देखते हैं। जैन धर्म का संस्थापक, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी है, ठीक है, महावीर स्वामी है, ठीक है, जैन धर्म का संस्थापक, ठीक है। आइए इनका जीवन परिचय स्टार्ट करें। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव जी को माना जाता है। जैन धर्म को संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, जो पहले तीर्थकर भी थे। पहले तीर्थकर के रहा ऋषभ देव जी रहा, ठीक है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थक थे और महावीर स्वामी धर्म के 24वें तीर्थक थे। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसके बाद आता है जो जैन धर्म किससे संबंधित, महावीर स्वामी से। महावीर स्वामी का जीवन परिचय देख लो जाए। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम वज्जी संघ, ठीक है, वज्जी संघ का गणतंत्र में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म वाला, इसमें इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम तिसला था। महावीर स्वामी का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास हो गए थे। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात जम्बीग्राम के निकट यजुरपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। 75 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की राज। 4वें शतव जैन धर्म दिगंबर तथा श्वेतांबर 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। दिगंबर श्वेतांबर 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। जैन धर्म में पंचमा व्रत का महत्व है। यह है अहिंसा, सत्य, अपग्रिक तथा ब्रह्मचार का प्रतिपादन महावीर स्वामी ने किया। ब्रह्मचार का प्रतिपादन के कैला महावीर स्वामी कैला, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में
प्राचीन भारत के वंशज एवं शासक, प्राचीन भारत के वंशज एवं शासक, ठीक है। हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश संबंधित हुए कैसे? हर्यक वंश बिंबिसार, बिंबिसार, हर्यक वंश संबंधित हुए बिंबिसार से, ठीक है। बिंबिसार 545 ईस्वी, बिंबिसार जो है 545 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व यह हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसकी राजधानी ग्रीक व्रज राजगिरी थी। बिंबिसार ने अंक को अपने राज्य में मिलाया था, ठीक है। अपने अंग को राज्य में मिलाया था बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार है। इसके बाद आता है बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु शासक बना। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु शासक बनना, ठीक है। अजातशत्रु को कुंठिक नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु के किस नाम से? कुंठिक नाम से भी जाना जाता है। तत्पश्चात अजातशत्रु का पूर्ण उदयीन शासनकाल बना। उदयीन शासनकाल बना। उदयीन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, ठीक है। देखो आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इसने अपने गुरु चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इस एक ही जनी का नाम है, चाणक्य का ही नाम है, ठीक है, की सहायता से भारत में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसके साम्राज्य के अफगानिस्तान तक का क्षेत्र शामिल था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है, अर्थशास्त्र की क्या रचना की? अर्थशास्त्र राजव्यवस्था का, ठीक है, अर्थशास्त्र राजव्यवसाय का आदि ग्रंथ है, ठीक है, आदि ग्रंथ है। संस्कृत ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक है, वृषल शब्द का प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, बिंदुसार। बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व यूनानी लेखकों ने अमृतघात की उपाधि दी। अमृतघात की उपाधि दिल के बिंदुसार की, ठीक है। इसके बाद आता है अशोक। इसके बाद कौन आता है? अशोक। ये 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक था। 231 ईस्वी में अशोक ने कालिंग पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। इस युद्ध में भयंकर रक्तपात के, ठीक है, रक्तकर के मार्मिक दृश्यों को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और अहिंसा को अपना लिया। अशोक, ठीक है, बहुत समझदार है ना। उसने जगह जगह पर शिलालेख खुदवाकर धार्मिक समाज स्थापित करने का सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया, ठीक है। अशोक के शिलालेख ग्रीक, खरोष्टी और अरमाइक तथा ब्राही लिपि, ठीक है। अशोक ग्रीक, खरोष्टी, अरमाइक, ब्राही लिपि में उत्कीर्ण है, ठीक है, उत्कीर्ण है। अमराइक तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, चलो। मौर्यकाल। मौर्यकाल भैया, मौर्यकाल के बाद इंडो ग्रीक, शक, पार्थिक तथा कुषाणों ने पश्चिमोत्तर तथा मध्य भारत पर शासन किया, ठीक है।
मौर्य वंश के बाद इंडो-ग्रीक, शक, पारथिक तथा कुषाणों ने पश्चिमोत्तर तथा मध्य भारत पर शासन किया। ठीक है, इंडो ग्रीक शासन ने अब सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। इंडो ग्रीक शासन ने सबसे पहले क्या करना, सोने का सिक्का चलाना भैया, ना सिक्का चलाना है। शासक, ठीक है, शासक साकल, सियालकोट इंडो ग्रीक की राजधानी थी। ठीक है, इंडो ग्रीक शासकों की राजधानी थी सियालकोट। ठीक है, सियालकोट। इसके बाद आता है देखो कुषाण शासक कनिष्ठ बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कुषाण शासक कनिष्ठ बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, उसके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध धर्म संगीति हुई। कनिष्ठ ने, ठीक है, संगीति हुई। कनिष्ठ ने प्रसिद्ध शक संवत 78 ईस्वी में चलाया। कौन? कुषाण वंश। ठीक है, शक संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर पे स्थित है शक संवत। ठीक है, अब आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश में क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम, बूढ़ चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी पूर्व से 355 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, 319 ईस्वी पूर्व से चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 355 ईस्वी है। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर और गुप्त संघ संवत 319 ईस्वी में की थी। ठीक है, गुप्त संवत की स्थापना 319 ईस्वी में की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम किससे संबंधित? गुप्त संवत से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी राज सिंहासन पर। ठीक है, राज सिंहासन पर आसानी होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की योजना बनाई। इसके दरबारी हरिशेष ने परिस्थिति में इसका उल्लेख किया है। समुद्रगुप्त, ठीक है, उल्लेख किया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक पर, समुद्रगुप्त एक महान योद्धा तथा कुशल सेनापति था। इसी कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, समुद्रगुप्त जो था भारत का योद्धा, सेनापति, कुशल सेनापति था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो नाम, ठीक है, विक्रमादित्य 375 से 414 ईस्वी इसके शासन के गुप्त साम्राज्य में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। चीनी यात्री प्रहान इनके शासनकाल में शासन आया था। ठीक है, इसके दरबार में कालिदास तथा अमर सिंह जैसे विद्वान थे। ठीक है, कालिदास तथा अमर सिंह जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय काल संहिता और कला का स्वर्णयुगीन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल संहिता का स्वर्णयुगीन कहा जाता है। ठीक है, पुष्यभूमि वंश। ठीक है, देखिए इसका PDF आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, अमित डिफेंस इन्फो में। ठीक है, अमित डिफेंस टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, 606 से आर्यक वंश 606 से 677 ईस्वी में ठीक है,
606 से 647 ईस्वी ये पहले थारे शासन थे, पर बाद में हरेक वंश ने कन्नौज के शासन किया। ठीक है, कन्नौज में शासन किया। चीनी तीर्थयात्री हिनसांग इसके समय में भारत आया था। उसने संस्कृत में नालंदा, रत्नावली तथा प्रिय दार्शनिक नामक नाटकों की रचना की थी। इसका राजकवि ब्रह्मवाण या जिनमें कादम्बरी और हर्षचरित की रचना की थी। थैंक यू दोस्तों।